फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल सीक स्टडी में स्वागत है, जहां पर आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपको यहां मिलता रहेगा। इसलिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो फ्रेंड, चलते हैं आज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि वे कौन से क्वेश्चन हैं। हमारा पहला क्वेश्चन फ्रेंड, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का अर्थ है। फ्रेंड सोचिए, ऑप्शन नंबर 1, कृषि से लोगों को हटाना और उन्हें लोगों उद्योगों में लगाना। ऑप्शन नंबर 2, श्रम का औद्योगिक से सेवा क्षेत्र में संचालन। ऑप्शन नंबर 3, विद्यमान उद्योगों को बंद करने का सुचिंतित प्रयास। या फिर ऑप्शन नंबर 4, विद्यमान उद्योगों को बंद करने का सुविचारित प्रयास। फ्रेंड, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोचिए और विचार कीजिए कि कौन सा विकल्प सही हो सकता है। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। चलिए फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 2, श्रम का औद्योगिक क्षेत्र से सेवा क्षेत्र में संचालन। चलिए फ्रेंड, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कि ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। ठीक, क्लियर करते हैं फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, इसको पढ़ते हैं हम लोग। किसी क्षेत्र में औद्योगिक क्रियाकलापों का कम होना तथा उससे संबंधित सामाजिक एवं आर्थिक जो परिवर्तन होते हैं, ठीक, उनमें क्या हो, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए इंडस्ट्री लगाई गई है, ठीक, फिर उसके बाद उसको रिमूव कर दिया जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। और जो हम उद्योग लगाते हैं उसे इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। जब उन्हीं उद्योगों को हटाया जाता है किसी कारणवश, तो ये हमारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाता है। ठीक फ्रेंड, इसमें क्या, भारी जो उद्योग होते हैं और निर्माण के उद्योग होते हैं, इनमें कमी आती है फ्रेंड। क्लियर हुआ फ्रेंड? और फ्रेंड, क्लियर हो गया। चलिए फ्रेंड, और हम आगे बात करते हैं कि सेवा क्षेत्र क्या होता है, क्योंकि इसमें दिया गया ना, श्रम का औद्योगिक क्षेत्र से सेवा क्षेत्र में संचालन। तो फ्रेंड, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र, ठीक, जो सेवा में लगा होता है उसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं फ्रेंड? तो इसमें आते हैं परिवहन, ठीक, कुरियर, सूचना की सेवाएं, स्टॉक एंड एक्सचेंज, रियल एस्टेट, होटल एंड मैनेजमेंट, वैज्ञानिक, तकनीकी सेवाएं आदि, ये सब आती हैं सेवा क्षेत्र में। इसे तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक, थर्ड सेक्टर भी कहा जाता है। क्लियर हुआ फ्रेंड? किसको? सेवा क्षेत्र को। ठीक, और ये इकोनॉमी में कितना, लगभग 60% का योगदान देती है। क्लियर हो गया होगा फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय श्रमिक पश्चिमी देशों के मजदूरों की तुलना में कम कुशल क्यों हैं? ऑप्शन नंबर 1, मजदूरी का निम्न स्तर। ऑप्शन नंबर 2, मजदूरों को प्रदान की गई पूंजी की निम्न गुणवत्ता। या फिर ऑप्शन नंबर 3, निष्ठता का उच्च स्तर। ऑप्शन नंबर 4, मजबूत ट्रेड यूनियन। फ्रेंड सोचिए, कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, या फिर ऑप्शन नंबर 3, या फिर ऑप्शन नंबर 4? चलिए फ्रेंड, जल्दी सोचिए। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। अब इसका जवाब देखते हैं फ्रेंड। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, निरक्षरता का उच्च स्तर। भारतीय श्रमिक हैं पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका, यूरोप और ब्रिटेन, ये सब देश हैं, ठीक, इनकी तुलना में कम कुशल क्यों हैं? क्योंकि संसाधनों का भी अभाव एक तो पहली कंडीशन है, और फिर अच्छे से एजुकेशन नहीं प्राप्त है, निरक्षर लोग हैं, ठीक, यही सब वजह हैं कि हमारे श्रमिक कम कुशल हैं पश्चिमी देशों की तुलना में। क्लियर हुआ फ्रेंड? चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन चलते हैं। जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित में किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? फ्रेंड, क्वेश्चन है, जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित में से किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1, प्राकृत। ऑप्शन नंबर 2, पाली।
ऑप्शन नंबर 3 खरोष्टी, ऑप्शन नंबर 4 संस्कृत। यस फ्रेंड्स, सोचिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 या फिर ऑप्शन नंबर 3। चलिए फ्रेंड इसका आंसर देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 4 संस्कृत। ठीक फ्रेंड, क्लियर हुआ? फ्रेंड जूनागढ़ शिलालेख ये कहाँ? गुजरात के जूनागढ़ में। ठीक, क्लियर हुआ फ्रेंड? और इसे कब निर्मित किया गया? तो 150 से 151 ईस्वी में, शक संवत 72। ठीक, उस समय के राजा रुद्रदमन द्वारा। याद रहेगा फ्रेंड, जूना शिलालेख रुद्रदमन द्वारा 150 से 151 ईस्वी तक क्लियर हुआ फ्रेंड, निर्मित किया गया था। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है? 4 ऑप्शन है फ्रेंड, सोचिए। दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर 2 गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर 3 लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर 4 बाल गंगाधर तिलक। चलिए फ्रेंड सोचिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है। चलिए फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 या फिर ऑप्शन नंबर 3 या फिर ऑप्शन नंबर 4। विचार कीजिए फ्रेंड, सोच लीजिए। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आपने, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 गोपाल कृष्ण गोखले। कौन फ्रेंड? गोपाल कृष्ण गोखले। ये कौन थे फ्रेंड? एक महान समाज सेवी, विचारक और समाज सुधारक थे। क्लियर हुआ फ्रेंड? इनका जन्म 1866 में हुआ था। ठीक फ्रेंड, और इनकी मृत्यु 1915 में हुई थी। ठीक, 1905 में इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। याद रहेगा फ्रेंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कब की गई थी फ्रेंड? 1905 में इनके द्वारा की गई थी। चलिए फ्रेंड, और इन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भूगर्भ में ताप वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? फ्रेंड सोचिए। ऑप्शन नंबर 1 दबाव, ऑप्शन नंबर 2 रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, या फिर ऑप्शन नंबर 3 दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड ये 4 विकल्प दिएगा, इनको अच्छे से सोचिए, विचार कीजिए और फिर अपने उत्तर का मिलान कीजिए कि देखिए आपने कौन सा विकल्प चुना था। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आपने। चलिए फ्रेंड इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, दोनों ऑप्शन सही हैं फ्रेंड। चलिए फ्रेंड क्लियर हुआ आपको? चलिए फ्रेंड अब बात कर देते हैं इसके बारे में, दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन आखिर क्या है। ठीक फ्रेंड, चलिए फ्रेंड जमीन की सतह में परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि बढ़ते हुए शहरीकरण की वजह से जमीन की सतह में लगातार परिवर्तन हो रहा है। ठीक, जिससे क्या होता है? जिससे लघु तरंग विकिरण होती है, हमारी धरती के क्रस्ट और मेटल को प्रभावित करती है। ठीक फ्रेंड, और पेड़ पौधों में कमी भी निरंतर आ रही है, और वाहनों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, और एक तो हमारी पृथ्वी की आबादी भी लगातार बढ़ रही है, जिससे हमारी धरती पर प्रेशर बढ़ रहा है। चलिए फ्रेंड और बात करते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थों का। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या होते हैं फ्रेंड? वे तत्व जिनके नाभिक अस्थिर होते हैं और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वे लगातार कुछ विकिरण का उत्सर्जन करते रहते हैं फ्रेंड। ठीक, जिनका नाभिक अस्थिर होता है और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वे लगातार रेडिएशन निकालते रहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? रेडियो सक्रिय पदार्थ। और इनके द्वारा निकलने वाला रेडिएशन बहुत ही खतरनाक होता है फ्रेंड, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। चलिए फ्रेंड क्लियर हुआ? जब रेडियो
एक्टिव पदार्थ से ये विकिरण निकलता है तो उसे ही रेडियो एक्टिव पदार्थों का विखंडन कहते हैं, क्योंकि उसमें भारी नाभिक जो होता है, ठीक, वो धीरे धीरे छोटे उसका खंडन होने लगता है, छोटे छोटे टुकड़ों में खंडन होने लगता है फ्रेंड। क्लियर हुआ फ्रेंड? चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं फ्रेंड। ऑप्शन नंबर 1 कवरत्ती एवं न्यूमोर, ऑप्शन नंबर 2 पम्बन एवं बैरन, ऑप्शन नंबर 3 बैरन एंड नारकोंडम, ऑप्शन नंबर 4 ग्रेट अंडमान व लिटिल निकोबार। फ्रेंड ये 4 विकल्प दिए गए हैं, सोचिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है। चलिए फ्रेंड सोच लीजिए। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आपने। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 बैरन एंड नारकोंडम। चलिए फ्रेंड, अब बैरन एंड नारकोंडम की हम बात कर लेते हैं थोड़ी, ठीक फ्रेंड। तो बैरन की बात करते हैं, ये कहाँ है? मध्य अंडमान के पूर्व में। कहाँ? मध्य अंडमान के पूर्व में। और ये कैसा ज्वालामुखी? ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक फ्रेंड। और नारकोंडम की बात करें हम तो ये कहाँ है? उत्तर अंडमान के पूर्व में। कहाँ फ्रेंड? उत्तर अंडमान के पूर्व में, ठीक। और ये कैसा ज्वालामुखी? तो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है, याद रहेगा फ्रेंड। बैरन एंड नारकोंडम ये दो ज्वालामुखी हैं, ठीक फ्रेंड, भारतीय क्षेत्र में स्थित है। फिर फ्रेंड अगला क्वेश्चन, सदृढ़ भारत के किस नृत्य शैली का एक प्राचीनतम नाम है? चलिए फ्रेंड 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम। चलिए फ्रेंड 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको सोचिए और विचार कीजिए कि कौन सा विकल्प सही हो सकता है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, सदृढ़ भारत के किस नृत्य शैली का एक प्राचीनतम नाम है? चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आपने। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 भारतनाट्यम। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 3 भारतनाट्यम। चलिए फ्रेंड, भारतनाट्यम क्या है? एक नृत्य है, ठीक, सबसे प्राचीन नृत्य है। ये कहाँ होता है फ्रेंड? ये भारत के तमिलनाडु राज्य में होता है, ठीक, याद रहेगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस देश ने विश्व का प्रथम पूर्ण विद्युतीय जहाज बनाया है जो 2 घंटे चार्ज करने के बाद 20,000 टन माल के साथ 80 किलोमीटर तक यात्रा कर सकता है? फ्रेंड ये कौन से देश हैं? ऑप्शन नंबर 1 जापान, ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर 3 चीन, ऑप्शन नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड सोचिए कौन सा देश हो सकता है। चलिए फ्रेंड विचार कीजिए। किस देश ने विश्व का प्रथम पूर्ण विद्युतीय जहाज बनाया जिसे 2 घंटे चार्ज करने के 2000 टन माल के साथ 80 किलोमीटर तक ले जाया सकता है? चलिए फ्रेंड इसका आंसर देखिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 चीन। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 3 चीन है, इसे चीन ने बनाया है। फ्रेंड अब चीन की बात करते हैं थोड़ी हम। तो चीन के प्रेसिडेंट या फिर कहें तो सीसीपी जनरल कौन है? फ्रेंड तो ये कौन है? शी जिनपिंग, याद रहेगा फ्रेंड। और सीसीपी बोला गया है तो सीसीपी इनकी पार्टी का नाम है, ठीक। इसका फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। चलिए फ्रेंड याद रहेगा, चाइना वही देश है कोरोना फैलाया है जिसने, इससे ध्यान रखिए। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, श्रीलंका की वाणिज्य राजधानी कहाँ है? फ्रेंड 4 ऑप्शन दिए गए आपको, सोचिए, त्रिंकोमाली या फिर कोलंबो या फिर ऑप्शन नंबर 3 गाले या फिर ऑप्शन नंबर 4 कैंडी। चलिए फ्रेंड सोचिए फ्रेंड कौन सा विकल्प सही हो सकता है। वाणिज्य राजधानी कौन सी है? चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आपने। इसका जवाब देखिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 2 कोलंबो। कोलंबो एक वाणिज्य राजधानी है, क्लियर रहेगा फ्रेंड। अब बात करते हैं हम, ठीक फ्रेंड, श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी कौन है? तो ये श्री जयवर्धनेपुरम, ठीक फ्रेंड। कौन सी? श्री जयवर्धनेपुरम, याद रहेगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको ये पता होगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन चलते हैं।
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 1 भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 2 भारत के गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर 3 भारत के राष्ट्रपति, या फिर ऑप्शन नंबर 4 भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। फ्रेंड 4 विकल्प दिए गए, सोचिए और विचार कीजिए कि कौन सा विकल्प सही हो सकता है। चलिए फ्रेंड सोचिए। तो फ्रेंड इसका सही जवाब क्या है? यूपीएससी के सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 भारत के राष्ट्रपति। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आपने, भारत के राष्ट्रपति इसका आंसर है, ठीक। और वर्तमान में यूपीएससी के कौन है? तो वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी हैं, ठीक। याद रहेगा फ्रेंड। और इन्हें किन अनुच्छेद के तहत चुना गया? तो इन्हें अनुच्छेद 316 के तहत, ठीक फ्रेंड। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके भाग 14 में यूपीएससी के बारे में 315 से 323 के अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, ठीक फ्रेंड। इतना ध्यान रखना। कौन से भाग 14, 315 से 323, उसी का जो अनुच्छेद 316 के तहत नियुक्ति होती है। चलिए फ्रेंड याद रहेगा आपको। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड। पित्त रस द्वारा वसा की बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में खंडित किया जाना निम्नलिखित में से किसके समान है फ्रेंड? चलिए फ्रेंड सोचिए। साबुन का एमल्सीकरण, या फिर अल्कोहल का स्टिरीकरण, या फिर ग्लूकोज का किण्वन, या फिर जल का यूट्रोफिकेशन। फ्रेंड 4 विकल्प दिए गए हैं, सोचिए अच्छे से और विचार कीजिए इनमें कौन सा विकल्प सही हो सकता है। पित्त रस द्वारा वसा की बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में खंडित किया जाना। चलिए फ्रेंड तो इसका सही जवाब देखते हैं फ्रेंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 1 साबुन का इमल्सिफिकेशन, ठीक, इमल्सीकरण, ठीक। याद रहेगा फ्रेंड। अब बात करते हैं हम इसकी हमें जरूरत क्या पड़े। पित्त रस द्वारा वसा की बड़ी बड़ी गोलिकों को छोटी गोलिकों में खंडित किए जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले तो ये बात करते हैं हम। चलिए फ्रेंड इसकी बात करते हैं क्यों पड़ी। क्योंकि ये जो वसा की बड़ी बड़ी गोलियां हैं, ठीक, ये एंजाइम से अच्छे से क्रिया नहीं कर पाती हैं, ठीक। इसलिए इनको पित्त रस छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देता है, तो ये फिर एंजाइम्स के साथ हमारे अच्छे से क्रिया करती हैं, ठीक। चलिए फ्रेंड क्लियर हुआ? याद रहेगा। और एंजाइम्स अच्छे से काम करते हैं, इसलिए पित्त रस द्वारा इन बड़ी बड़ी वसा की गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में खंडित किया जाता है, ठीक फ्रेंड। याद रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको याद रहेगा ये। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है तो उस स्थान के आसपास के क्षेत्र की वायु स्थान को घेर लेती है, जिसे वायु में स्थापित हो जाती है फ्रेंड। क्या स्थापित हो जाता है फ्रेंड? चलन धाराएं, या फिर संवहन धाराएं, या फिर विकिरण धाराएं, या फिर आवेश धाराएं। फ्रेंड 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोचिए विचार कीजिए। जब गर्म वायु ऊपर की ओर उड़ती है तो उस स्थान के आसपास के क्षेत्र की ठंडी वायु उस स्थान को घेर लेती है, जिससे वायु में डैश स्थापित हो जाती है फ्रेंड। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, सोचिए फ्रेंड कौन सा विकल्प सही हो सकता है। चलिए फ्रेंड सोचिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। चलिए फ्रेंड इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 2 समांतराय, ठीक फ्रेंड। ये क्या है? तो ये संचरण की एक विधि है, ठीक, ये एक संचरण की विधि है। याद है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड बात करते हैं। जब किसी तरल पदार्थ में अणुओं के समग्र स्थानांतरण द्वारा ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, ठीक। क्या फ्रेंड बोला गया है? किसी तरल पदार्थ में अणुओं के समग्र द्वारा, ठीक, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ठीक। जैसे ऊष्मा के मॉलिक्यूल, किसी पदार्थ के मॉलिक्यूल से, ठीक, ऊष्मा का संचरण होता है। पहले एक मॉलिक्यूल में, फिर दूसरे मॉलिक्यूल में, फिर तीसरे मॉलिक्यूल, फिर चौथे। और पदार्थ कितने ढेरों मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। तो फ्रेंड क्या होता है? उसमें ऊष्मा धीरे धीरे पूरे जो हमारा सब्सटेंस है उसमें फैल जाएगी, ठीक फ्रेंड।
तो यही बात की गई है। इन्हीं से संबंध धारा है, अणुओं की इस प्रकार की गति को संबंध धारा कहते हैं। याद रहेगा फ्रेंड। तो इसे ही संबंध धारा कहने का मतलब है, पहले एक एटम से दूसरे एटम, दूसरे एटम से तीसरे एटम, तीसरे एटम से चौथे एटम, ऐसे बात करो। ठीक फ्रेंड, उसमें हमारी पहुंचेगी। ये कहने का मतलब इतना। ठीक, इससे संबंध धाराएं कहते हैं। क्लियर हुआ फ्रेंड। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज के लिए उन्हें डैश में देखकर की थी। फ्रेंड ये 4 ऑप्शन दिए गए, प्याज की झिल्ली, पतली कार के टुकड़े, तालाब के जल, या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड ये 4 विकल्प दिए गए हैं, सोचिए फ्रेंड, विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड सोचिए। रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज के लिए उन्हें में देखकर की गई थी, प्याज की झिल्ली, पतली कार के टुकड़े, तालाब के जल, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आपने। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, पतली कार के टुकड़े। कहाँ फ्रेंड? पतली कार के टुकड़े में उन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी। चलिए फ्रेंड, अब इनकी बात करते हैं रॉबर्ट हुक की। तो ये कहाँ के साइंटिस्ट थे? तो ये इंग्लैंड के एक महान वैज्ञानिक थे। ठीक फ्रेंड, और इन्होंने कब की थी कोशिका की खोज? तो इन्होंने 1665 ईस्वी में की थी। ठीक फ्रेंड, इन्होंने बोतल की कार के पतले टुकड़ों को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा, तो उनमें से हजारों छोटे छोटे छिद्र नजर आए थे। ठीक, जिसे उन्होंने सेल का नाम दिया था। ठीक फ्रेंड, इस कार के टुकड़े को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा नीचे रखकर जब उन्होंने देखा, तो इसमें हजारों छोटे छोटे छिद्र नजर आए थे, जिसे उन्होंने सेल का नाम दिया था। ठीक, लेकिन ये कैसी सेल थी? ये डेड सेल थी। फ्रेंड ये कैसी सेल? डेड सेल थी। अब बात करते हैं जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका की बात किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज किसने की थी फ्रेंड? तो इसकी खोज 1674 ईस्वी में डच वैज्ञानिक एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने फ्रेंड? एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। याद रहेगा फ्रेंड। और फ्रेंड बात करते हैं कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो फ्रेंड इससे इंपॉर्टेंट है 1838 ईस्वी में। कब फ्रेंड? 1838 ईस्वी में। ठीक फ्रेंड, स्वान और स्लाइडन द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया था। किसके द्वारा? स्वान और स्लाइडन द्वारा। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड। इतना पता चलता है इस क्वेश्चन से, इतनी इंफॉर्मेशन हमको मिल रही थी जो कि हमारे काम की है। और चलिए फ्रेंड ध्यान रहेगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें फ्रेंड, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड।